बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज का शो मेरे लिए बहुत स्पेशल होने जा रहा है। होपफुली आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि जो आज गेस्ट हैं वो बहुत ही माया नाज और कमाल के एंकर पर्सन हैं। उनके एनालिसिस की बात करें तो वो भी बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं और क्रिकेट के ऊपर जो गेम अवेयरनेस उनकी है वो मेरा ख्याल है शायद क्रिकेटर्स की भी उतनी नहीं है। मेरा ख्याल है सब आप लोग पहचान गए होंगे, वन एंड ओनली डॉक्टर नुमान न्याज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम एंड आई एम हम्बल्ड। बहुत ही शुक्रिया आपका। उसकी एक रीज़न है डॉक्टर साहब, जब मैं इस जनाब, फील्ड की तरफ आया तो जो मैं समझता हूँ कि जो हमने बोलना सीखा, जो बात करना सीखी और जो क्रिकेट के ऊपर बात करना पर्टिकुलरली बात करें तो वो आपसे सीखी, क्योंकि आप लोगों को जितने लंबे टाइम से आप और आपकी टीम को फॉलो कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है आप मेरे लिए तो एक मेंटोर की हैसियत रखते हैं डॉक्टर साहब। यार इट्स माय प्लेजर एंड इट्स माय प्रिविलेज। और आप तो अब हमसे बहुत बेहतर हो। मोर पावर टू यू। और नहीं नहीं। दूसरा, मतलब आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि अब हम बुढ़े हो गए। नहीं 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 सर, मैंने जैसे कहा उस्ताद उस्ताद होता है और आप हमारे उस्तादों में से हैं और हम इसको और मैं हमेशा एक्नॉलेज करते रहेंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। माशाल्लाह बाय प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर, बड़े ज़बरदस्त फिजिशियन हैं, एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं। थोड़ा सा अपना इनिशियल तो बताइए। आप क्रिकेट पे बात करते हैं, आज स्टार्ट पहले आपसे करते हैं फिर क्रिकेट की तरफ आते हैं हम। मेरा यार ये है कि क्रिकेट वॉज ऑलवेज अ पैशन। और मैं बहुत छोटा था तो मैं कमेंट्री किया करता था वॉशरूम में बैठ के। अच्छा। और अक्सर मेरी स्कूल बस निकल जाती थी और मैं कभी जॉन आर्लेट बनता था और कभी जिम स्वॉन्टन बनता था। ठीक। सो वहां से ये पैशन शुरू हुआ। और फिर मैं ऑब्वियसली, इतना बजट होता नहीं था, पॉकेट मनी होती थी, तो मैंने क्रिकेट कलेक्शन शुरू की जो निकाला करते थे रियाज अहमद मंसूरी, जो लोकल हमारा द क्रिकेटर अच्छा। होता। उसके बाद मैंने खुद क्रिकेट खेली। आई कैप्टन सेंट मेरीज अकेडमी पे मुझे एचएसएन कॉलेज का कलर मिला। उसके बाद अंडर 19 खेली। फिर आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रावलपिंडी डिवीजन अंडर 19, जो अच्छा। 1988-89 में अजय जडेजा और अजीत बिस्वाल ये सारे आए थे, आशीष विंस्टन जैदी, ये लोग आए थे जेतन पंच पे। तो उस स्क्वाड में भी था मैं। फिर श्रीलंका बी आई तो एक पिंडी के अगेंस्ट मैच किया हुआ था उनका, जिसमें 200 किया था मसूद अनवर ने। उस स्क्वाड में भी था। 2005 में मैंने ऑफिशियल हिस्ट्री पाकिस्तान की मुरतब की, जो कि 4767 सफ़े 4 वॉल्यूम हैं। वो लिखा। उसके बाद फिर टेलीविजन पे भी तलत हुसैन, एक्चुअली 1996, आई गेट अ लिटिल बैक, वर्ल्ड कप हो रहा था तो उन्होंने मुझे आखिर में बुलाया था सारों को एग्जॉस्ट करने के बाद। तो मैं अपना चला गया। उनका प्रोग्राम होता था सवेरे सवेरे। जी। तो उसमें उन्होंने टेक्निक पूछी कि ये रमेश कल्लू वथारना और सनत जय सूर्या 4 ओवर 50 कैसे कर रहे हैं। उस जमाने में ये एक सेंसेशन थी। जी तो बिल्कुल वो ऐसे खैर ही। मैंने एक्सप्लेन किया कि ये हुक बनाते हैं बजाय कि ये स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड रखें। ये टॉप हैंड से इसको स्कूप करते हैं बॉल को और फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस को एक्सप्लॉइट करते आपने हैं। टीम के साथ भी वो कुछ काम किया, वो भी थोड़ा सा शेयर करें साथ, जो टीम के साथ एक्सपीरियंस रहा। आप टीम का कह रहे हैं वो हुआ बड़ा, वो भी इंटरेस्टिंग है कि मुजीबुर रहमान साहब चेयरमैन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो उनको मेरा अंदाज पसंद आया और उनका ख्याल था कि यार इसको मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया। मैं अपना नया नया कंप्यूटर लेके गया, डेस्कटॉप, बड़ी तस्वीरें नसीमुल गनी वगैरह की रेडको की बिल्डिंग में मैंने वो लगाई। तो 12-14 दिन के बाद पता लगा कि वो कू हो गया और वो है ना वो सीज हो गई रेडको की बिल्डिंग। तो हमारा कंप्यूटर भी गया और हमारी तस्वीर भी गई। सही। बट आई वॉज पार्ट ऑफ। तो फिर जफर अल्ताफ साहब ने मुझे बनाया जी अपना मैनेजर, मैनेजर कोऑर्डिनेशन, एशियन क्रिकेट काउंसिल कैंप जी। ऑफिस इस्लामाबाद में था। वहां पे मैं काम कर रहा था। वो भी कोई एक आधा महीना रहे, 2 महीने रहे। और उसके बाद जनरल तौकीर जिया आए। तो जनरल तौकीर जिया ने मुझे फिर मैनेजर मीडिया बनाया। जी। तो मैं लाहौर शिफ्ट हुआ और वहां पे आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड द मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट जी आई एग्री। बोर्ड। इससे डिपार्टमेंट नहीं था। हम्म। सो उधर जावेद भाई मेरे आके कमरे में बैठ जाते थे जब एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होती थी। हम्म। तो उनसे शर्फ लगा रहता था, यही स्टार्ट होने, हिस्ट्री पे बात होनी, क्रिकेट पे बात होनी। उनको कहीं मैं भाग गया। तो पाकिस्तान टीम वाज गोइंग टू 4 प्रॉन्ग टूर था। यूएई, हमने वो शारजा कप खेलना था, फिर वेस्ट इंडीज था, फिर एशिया कप, बांग्लादेश और फिर श्रीलंका। जी। तो वो मुझे एज ले गए। उन्होंने कहा जी ये एज एसोसिएट कोच जाए। हम्म। तो वहां पे फिर वो एडवाइजरी काउंसिल ने कहा नहीं जी ये पढ़ा लिखा बंदा है, इसको एसोसिएट मैनेजर भेजिए। अच्छा। सो आई वेंट एसोसिएट मैनेजर विद द पाकिस्तान टीम। और उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। फिर मैं वापस जब आया तो न्यूजीलैंड का टूर आ रहा था, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसमें हम क्रिकेट एनालिसिस कर सकते हैं।
ठीक। तो आई वाज द फर्स्ट एवर क्रिकेट एनालिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि हु वेंट टू न्यूजीलैंड इन 2001। तो अच्छा। ये स्टोरी है। और 2012 में पीटीवी स्पोर्ट्स लॉन्च किया, हाँ बिल्कुल। कमेंट्री 10 स्पोर्ट्स के लिए की, ईएसपीएन के लिए की, स्टार इंडिया के लिए की, नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत जर्नी के तो लिए अपना हमारे सामने है। टेलीविजन और न्यूजीलैंड कनाडा टीवी जी जी, शो, वो तो बड़ा ट्रांस वर्ल्ड खूबसूरत इंटरनेशनल, आपका डॉक्टर साहब वर्ल्ड एक। टेल। जी जी जी, वो बड़ी लंबी हिस्ट्री। अच्छा, मैं उसमें जानना चाहूँगा कि पीटीवी के ऊपर ख़ास तौर पे उसकी बात कर लेते हैं। आप जब आए तो आपने एक नई इनोवेशन दी। आपका जो एक शो करने का एक मेथडोलॉजी था वो बड़ा डिफरेंट था। जैसे प्री और पोस्ट की बात, फिर आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग होती थी। उसमें मैं नाम लेना शुरू शुरू करूँ तो वो राशिद लतीफ़, वसीम अकरम आए, ग्लैन मैग्राथ आए, फिर ब्रायन लारा आए, और वेवर रिचर्ड आए, आइन चैपल आए। तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ आया? मेरा ख्याल है ये सारे इतने बड़े लेजेंड है कि एक लिस्ट शायद मैंने कम नाम लिए, बहुत लंबी है। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा लगा कि यार गेम अवेयरनेस इसकी बहुत ज़्यादा है और ये बड़ा आइडली बात करता है, रियलिस्टिकली बात करता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट इरफान, एक तो विदाउट एनी बायस, मुझे राशिद लतीफ़ के साथ मेरी एक केमिस्ट्री है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और उसकी बहुत डेप्थ है। हम्म। और बहुत मजा आया उसके साथ काम करके। वसीम अकरम का स्टेचर जरूर है, लेकिन जो क्रिकेटिंग वो आप कह सकते हैं नॉवेस और नो हाउ, वो मैंने राशिद से बड़ी सीखी। ठीक। फिर जो आपने पूछा फॉरेन प्लेयर्स में देखें, ब्रायन लारा की फोरकास्टिंग बहुत अच्छी थी, हम्म। लेकिन जो इम्पैक्ट और जो नॉलेज आपको देते हैं ना, आप समझें कि वो पीएचडी का इंस्टीट्यूट है, वो है इयन चैपल और विवियन रिचर्ड्स। वाह। इयन चैपल बात करते थे क्रिकेट पे, और विवियन रिचर्ड्स बात करते थे कल्चरल डाइवर्सिटी पे, हम्म। और वेस्ट इंडियन एथोस पे, और वर्क एथिक्स पे, वर्क मोरालिटी पे। और यार मतलब, और इतने मतलब ह्यूमिलिटी स्ट्रिकन, इतने हम्बल। और आप मैंने मतलब मैं लिटरली ब्रेक में सीखता था इयन चैपल से। राइट। मैं कहता था, इफ यू कुड टेल मी एंड गाइड मी, हाउ शुड आई आस्क यू द क्वेश्चन, उसने मुझे बताया, बी ब्रीफ, नेवर लूज योर स्टाइल, बिकॉज दैट इज द कनेक्ट बिटवीन यू एंड द हम्म। मैसेज, द वे यू डू इट, इट्स अनकन्वेंशनल बट इट वर्क्स। तो वो वाह। इस तरह सिखाते रहे। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हुई। तो आई हम्म। थिंक कि बला का मजा क्या आया। बात और है जी। मतलब हम डीन लोगों ने जोन्स एज जो ए है व्यूअर मियामी जितना। डीन जोन्स, जी सर वो। यार उनमें उनमें भी बड़ी एबिलिटी थी। वो नो भी डाउट। एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट थे व्हेन ऑन स्क्रीन। सर हमने बहुत कुछ सीखा आप लोगों को देख के, और शायद आज जो कुछ कर रहे हैं वो आप लोगों का देखा हुआ ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्रिकेट पे बात करने से पहले थोड़ा सा एक आपका डिस्कशन करना चाहूँगा। कपल ऑफ ईयर बैक आपको एक बड़ी सीरियस डिजीज़ होगी, प्रॉब्ली कैंसर हो गया। आपके ट्वीट्स मैं ग्रेजुअली देखता रहता था। एक तो वो बताइए कितना बड़ा एक लाइफ के अंदर मोमेंट थी, एक इतनी सीरियस डिजीज़ का होना और उसके अंदर फाइट करना। और मैं आपके ट्वीट के अंदर आपकी पॉजिटिवनेस देखता रहता था कि आपने कभी होप नहीं छोड़ी, बड़ा पॉजिटिव एनर्जेटिक रहे। वो एक अपने व्यूवर से यूज शेयर करें कि वो किस तरह का एक मोमेंट आई लाइफ में और कैसे आपने फाइट करके जीता उसको। यार इरफान, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। मैं शायद बहुत ओपन बात करता हूँ। जब बहुत सारी सक्सेस आपके पास आती है ना, तो आप बहुत इर्द गिर्द की चीजों को नजरअंदाज करने लग जी जाते हो। और वो कहते हैं ना कि आप जब पिरामिड के ऊपर पहुंच रहे होते हो, तो आप अकेले होते जाते हो और एरोगेंट होते जाते जी 2017 में मुझे जब ये पता लगा, डायग्नोसिस हुआ, मुझे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा था, ब्लड कैंसर, जो कि जी। स्टेज 4 हम्म। और कोर 3S म्यूटेंट, जो कि काफी एडवांस हो चुका था। तो मुझे यार एक बहुत शॉक लगा। और हम्म। आपने जो पॉजिटिविटी की बात की है, इनिशियली ये पॉजिटिविटी नहीं थी, इसमें डर भी था, हम्म। खौफ भी था। एज एनी वन, ऐसे लगता था कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगी। मैंने रूम की लाइट ऑफ करना छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे तशबीह मिलती थी ऐसे ही लाइट ऑफ हो जाएगी। सो अच्छा। उसके बाद जो फैमिली है ना इरफान, आई थिंक के वो बहुत मैटर करती। एंड आउटस्टैंडिंगली मुझे फैमिली ने हेल्प किया, हम्म। और मेरे दोस्त अहबाब ने, और फिर मेरे जो वर्क प्लेस पे लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। हम्म। और आपको मैं यहाँ तक बताऊंगा आपके नाजरीन को कि मेरे दोनों कीमोथेरेपीज जो हैं, दे डिडंट वर्क। उसके बाद स्टेम सेल डिडंट वर्क। उसके बाद मेरा जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिडंट वर्क। और मुझे रॉयल मार्सडन लंदन में कह दिया गया था कि आई विल बी लिविंग फॉर ओनली 8 मंथ्स, जो ओहो। लाइफ प्रोबेबिलिटी है। एंड इट वाज लाइक आई वाज ब्रोकन व्हेन आई केम बैक, ऑब्वियसली। हम्म। और मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन माय फादर वाज अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि मेरा, खैर वो अलग बात है कि आइडेंटिटी क्राइसिस ही मैंने बड़ा काटा। हम्म। हालांकि उनकी और मेरी फील्ड्स बिल्कुल टोटली अलग थी। उन्होंने मुझे फिर बड़ा पिकअप किया। और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूएस में कि
एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है। उससे मुझे कहा गया कि 30% चांसेस हैं यू विल सर्वाइव और रिमिट हो जाएगी डिजीज, और 70% चांसेस है यू वॉन्ट सर्वाइव। अच्छा। एंड देन आई सर्वाइव एंड द डिजीज रिमिटेड। सो माशाल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। और मैं आपको बता दूं कि यार, जितना मैंने इन 3 साढ़े 3 साल में देखा है जिंदगी को करीब से, और मौत सामने नजर आती थी, तो मुझे पता लगा कि यार मैं तो बहुत छोटा इंसान था, और बहुत ही जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहा था, कुछ भी नहीं, महीन से आप होते हैं। हम्म। सो आई थिंक कि इट वाज अ लेसन फॉर मी इन लाइफ, और मुझे कोई इबाहम नहीं है ये कमिट करते हुए कि शायद मुश्किल बहुत था, हम्म। और इसको फाइट किया पॉजिटिविटी के साथ। मुझे एक जमाने में ये उम्मीद हो गई थी कि यार अगर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे 12 रन भी रहते होंगे ना, हम्म। तो मैं नो बॉल का इंतजार करूंगा। वाह। ठीक है। मतलब सो वो इस पॉजिटिवनेस अंदाज यही से जिस किया तरह आप था। माशाल्लाह लेके। अच्छा, अब थोड़ी क्रिकेट की बात भी करते हैं, थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। अच्छा, सबसे तो पहले मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात करना चाहूँगा। जिस तरह न्यूजीलैंड ने बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो बेचारे 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल हारे, फिर 19 का हारे, और ये उनके पास रिडेम्पशन का एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने वेल की। थोड़ा सा सिस्टम पे बात करते हैं। छोटी सी पॉपुलेशन का कंट्री है, 40 50 या 60 लाख लोग होंगे हार्डली। और अगर हम केन विलियमसन की मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह खूबसूरत क्रिकेटिंग ब्रेन उसका है, और टीम भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं है अगर आप देखा जाए, जिस तरह के वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है उनके पास। कुछ नाम तो आप कह सकते हैं, बट इस तरह के बड़े स्टैट्स वाले प्लेयर नहीं है। बट केन विलियमसन की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि उसको स्ट्रक्चर ने पहले स्कूल में कैप्टन बनाया, फिर कॉलेज में बनाया, फिर उसको क्लब के अंदर बनाया, फिर उसको जब अंडर 19 और फिर टीम के अंदर नेशनल टीम में भी कैप्टन बनाया। तो एक सिस्टम तैयार करता है। पाकिस्तान क्या करता है अनफॉर्चुनेटली, या एशियन कल्चर क्या करता है कि एक सीरीज़ खिलाई, सरफराज ने 2 सीरीज़ आ रही, बाहर कढो, अगला ले आओ, उसको रखा। अच्छा, हम एक और गलती करने जा रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं अपने भारत को, अपने नेबर कंट्री को। अच्छा जी, जो बेस्ट बैट्समैन है उसको कैप्टन लगा दे। अच्छा, अब कैप्टन आपने बाबर को लगा दिया। मैं तो बड़ा स्केयर हुआ हूँ। ये साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी देखी मैंने, जिम्बाब्वे की भी देखी, और अभी जो मैंने PSL देखा, कि जो स्ट्राइक रेट T20 में ख़ास तौर पे बाबर की जो सेल्फिशनेस नज़र आई, मैं इसमें, मुझे कोई डाउट नहीं है। मुझे अगर किसी को बुरा भी लगता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन होके अब आपके ऊपर ऑनस ज़्यादा आ गया एज ए कैप्टन, तो कैप्टन बनने के बाद आपकी इतनी टीमेड अप्रोच है कि आप कह रहे हो कि मैं हाईएस्ट रन स्कोरर पे ख़त्म करूं, कराची किंग्स मैच हारता जाए, आई डोंट केयर। एक तो विलियमसन का बताइए, इस टेस्ट चैंपियनशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी, और उसको रिलेट करके पाकिस्तान की तरफ भी ले आए सर। आज पहली दफा पता लग रहा है कितना औखा होता है सवाल का जवाब देना। अच्छा, नंबर वन, इरफान बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे। मैं बहुत जल्दी थैंक यू। से आपको अगर रैप अप करके ये बताऊं कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से एक हफ्ता पहले मैंने न्यूजीलैंड को फेवरेट कहा था। अच्छा। और उसका रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत कोई 30 मार खान हूँ। वो नजर आ रहा था कि वो 2 टेस्ट खेले हुए थे, ऑलरेडी एक्लेमेटाइज थे, जीते थे सीरीज वो हम्म। आई थिंक 1998 99 के बाद इन इंग्लैंड। उसके अलावा उनके जो बॉलिंग अटैक था, जो कि फास्ट बॉलिंग डेप्थ है, जो कि टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर जो है, और ऑफ कोर्स काइल जेमिसन, तो वो एक वैरायटी थी। और फिर साउथहैम्पटन में जो इंडिया ने इंश्योर किया कि जी साउथहैम्पटन में टेस्ट मैच होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कोविड जो हम्म। इश्यूज हैं पेंडेमिक के, तो वो जब वहां पे शिफ्ट हुआ तो वो डेफिनेटली इट बिलोंग टू न्यूजीलैंड। विलियमसन को स्कूल से ही फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन कहा जाता था। जो इनका मेथड था, जो इनकी टेक्निक थी, जो इनकी अप्रोच, ये बनाया। फिर उन्होंने देखा कि 30 फास्ट बॉलर्स उन्होंने पिक किए, जिनमें डेविड मिलने भी थे, अगर आपको याद हो, मैट जी। ऑनरी आए, फिर लकी फर्गसन अभी है। अभी आप देख रहे हो कि जेमिसन कैसे आया। 2014 में इनको ही कहा गया था कि यार तुम बैट्समैन नहीं हो, तुम बॉलर भी बहुत अच्छे हो सकते हो। सर रिचर्ड हैडली ने उनको कहा था। सो इस तरह उन्होंने टिम साउदी, ग्रेट सेवंथ ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट, ट्रेंट बोल्ट, तो जी। ये इस तरह प्रैग्मेटिकली उन्होंने फॉर द कॉज ऑफ द नेशन सिस्टमैटिक मॉडर्न क्रिकेटर्स डेवलप किए। अभी आपने कहा कि बड़े नाम नहीं है, लेकिन बड़े काम है। टॉम जी। लेथम, रॉस टेलर, जी। ऑनरी निकल्स, ठीक है, मैट ऑनरी। उसके बाद अभी ये 112 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था, ये जो साउथ अफ्रीकन है, डिवॉन कॉनवे, जी। और इसने 300 भी किया हुआ फर्स्ट क्लास में। जी, ऐसे ही। लेकिन इसको शुरू कैसे कराया? T20 से। उधर 99 किया, फिर वनडे में 92 किया, फिर जी। आपने लॉर्ड में डेब्यू कराया तो 200 किया। ऐसे। हमारे यहाँ क्या है यार, आई बी वेरी ब्लंट, कि एक तो हमारी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। नंबर थ्री, हमारी बैकडोर एंट्रीज हैं। नंबर फोर, फेवरिज्म है। नंबर फाइव, नेपोटिज्म है। और नंबर सिक्स, हम लोग
इंस्टेंट नी जर्क रिएक्शन पे इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। जी हमें इंस्टेंट पीने का शौक है क्योंकि क्रेडिट हमें मिल जाए। जी हम लॉन्ग टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते। न्यूजीलैंड ने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी अभी आप जो इंडिया की भी बात कर रहे थे, बाबर आजम विराट कोहली की देखा देखी कप्तान नहीं बनाया गया। हमने सरफराज अहमद को कप्तान सैक करना था, जी और जो मजबूरी थी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल, बट जब आपने सैक किया सरफराज को तो T20 के आपने आवे का आवा बिगाड़ दिया, क्योंकि ही वाज द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड जी T20s में। जी और उसकी जो सीरीज रिजल्ट्स थे और जो T20s की मैं बात कर रहा जी हूँ, आपने बाहर किया। बाबर को आपने अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स कप्तान बनाया क्योंकि वो किसी का फेवरेट है। हम्म नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बाबर आजम, ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन, वर्ल्ड बीटर है, कोई मतलब दो राय नहीं है, कोई दो आरा नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या किया? अब रिजवान मुझे लगता है कि बेहतर स्ट्रेटेजिकली और जी टेक्टिकली कप्तान है देन बाबर आजम। आप बिल्कुल ऐसे इवन ही ये फाइनल देख लें, है। जहां पे 13वें ओवर में PSL का जो फाइनल था, 13वें ओवर में 21 रन दिए थे इमरान ताहिर ने, जी और गिटे रह गए हुए थे सोहेल तनवीर के। ऐसे ही है। लेकिन शुएब मलिक खेल रहे थे तो वो 16वें ओवर में लेके आया सोहेल को। सोहेल ने आउट किया शुएब को। 17 ओवर किसने किया? इमरान ताहिर इम्तियाज ने, और ताहिर वो ने 3 आउट कर दिया और मैच सील कर। हम्म सो पता लगता है कि somebody नुमान भाई मैं energetic। मुझे डॉक्टर साहब ये हाँ या बताइए कि मैं इसमें आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि कैप्टनसी की मैं बात कर रहा था इसकी बाबर की। अब इसमें देखें ना कि रिजवान की मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब राइटली सेड, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। जो क्रिकेटर जो होता है, जो उस अगर कैप्टन की बात करें तो मेरा ख्याल है जिसके अंदर गेम अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन होता है। अब गेम अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, रिजवान के अंदर ग्लिम्सेस नज़र आ रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि कैप्टन वो होता है जिसकी फॉलोइंग हो। अगर वो लर्निंग कैप्टन है तो उसकी फॉलोइंग नहीं होगी, ही विल टेक लॉट ऑफ टाइम, वो 2-3 साल लगेगा उसको अपने आप को सीखने में, फिर उसकी फॉलोइंग बनेगी, प्लेयर उसको फॉलो करेंगे। बट अगर कैप्टन टिमिड अप्रोच के साथ खेल रहा है, वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, और वो इन चीज़ों को कर रहा है, तो इन दोनों को कैसे देखते हैं? कितना खूबसूरत, कहाँ दो दो मैच पॉइंट थे और आगे फाइनल जिताना बहुत बड़ी बात है रिजवान की। दोनों का एनालिसिस यू थोड़ा आर कर दीजिएगा। राइट। लेकिन इरफान, इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ना, बाबर आजम T20s में आपने जब ओपन करा दिया उसे, तो आपने ये देखना है कि वो पावर प्ले 103 104 के स्ट्राइक रेट से खेलता हम्म है। उसके बाद 7 से 15वें ओवर तक वो लेके जाता है स्ट्राइक रेट को 123 से लेके 140 तक, और लास्ट 5 ओवर होते हैं जिसमें फाइनल डैश होती है, और उसका स्ट्राइक रेट पहुंचता है 163 तक। जी नाउ दो चीजें हैं, एक तो ये हो सकता है कि वो टिमिड अप्रोच नहीं है, सेल्फिश अप्रोच नहीं है, और ये हो सकता है कि वो बर्डन लेता है बीइंग पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन, और टीम उस पर डिपेंड कर रही है, और वो चाहता है कि वो एंड तक फिनिश करे, और वो फिनिश नहीं कर पाता। एक चीज है। बट उसका जो स्ट्राइक रेट PSL में हमने देखा, उससे उसने 280 किए, 150 किए, और फिर भी कराची किंग्स हारा। हम्म तो आई डोंट नीड सच अ बैट्समैन टॉप ऑफ द ऑर्डर पे। और आपने वो कौन था, मार्टिन गप्टिल था, जिसको आपने नंबर 3 कर जी दिया, जिसको जो कि ओपनर है, वो अपने स्लॉट से गया तो उसको समझ ही नहीं आई। हम्म और शर्जील अगर है तो गप्टिल ने ओपन क्यों नहीं किया? बाबर 3 खेल लेता। ऐसे ही है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कि आप समझोगे कि अब पोलराइज्ड हो गई है T20 क्रिकेट। 4 टीमें हैं जिन्होंने एंगुलर क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है, और T20 हैज बीन चेंज्ड आउट ऑफ ऑल रिकग्निशन। जी स्ट्राइक रेट 200, 208 एंड 220 इज नो मोर अ ड्रीम, इट इज अ रियलिटी। जी तो अगर आप इंग्लैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, न्यूजीलैंड को देखो, और इंडिया को देखो, these 4 teams are class apart। इवन T20 वो एंगल्स पे क्रिकेट खेलते हैं। जी वो ऑफ फील्ड पोजिशनिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इनोवेशन है, रैम्प शॉट्स हैं, नीचे की बेस स्ट्रांग है, लैटरल मूवमेंट ऑफ द बैट है, सिर्फ काउ पे नहीं होता, दोनों तरफ आप देखोगे तो उनके स्ट्रोक्स होते हैं, नीचे से उतर के एक्स्ट्रा कवर जी मारते हैं। ऐसे ही है। सो उन्होंने चेंज कर दिए गेम। आप अभी तक फंस गए हो, अब आप मॉडर्न क्रिकेट तो दूर की बात है, अब T20 में भी पीछे रह गए। ऐसे ही है। सो बाबर की ये जो अप्रोच है, दिस गोइंग टू टेक पाकिस्तान आउट। मैं हम्म अभी भी बार बार कह रहा हूं कि फखर जमान और शर्जील पे आपको बेट करना पड़ेगा, दे शुड बी ओपनिंग। हम्म अच्छा, अब डायलेमा क्या आता है कि मोहम्मद रिजवान बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच बैट्समैन, ब्रिलियंट वनडे बैट्समैन, लेकिन T20 में हम क्रिटिसाइज करते थे उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था। ठीक है ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड में जो उसको एक ब्रेक थ्रू मिला जब उसने ओपन किया, कुछ मतलब अब्दुल्ला शफीक के फेलियर्स हुए जी थे, उसके बाद हाँ जी जब किया। ओपन किया पाकिस्तान जीता, उसके बाद उसने प्रोग्रेशन शो की है, बिल्कुल। और उसका स्ट्राइक रेट कमाल है, और वो एंड तक भी खींच के ले जाता है जी और मैच फिनिश करता है। सो नाउ आई पर्सनली फील इन T20 क्रिकेट, लोग शायद मुझे गालियां दें,
लेकिन रिजवान इज ए बेटर बेट देन बाबर आजम। 100% मैं कहता हूँ जिम्बाब्वे की सीरीज हम 3-0 हार जाते अगर रिजवान उस तरह की आउटस्टैंडिंग क्रिकेट ना खेलता और इस तरह की पावरफुल हिटिंग ना करता। जी डॉक्टर नुमान ने आज से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। डॉक्टर साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। आपने सर एक स्टेटमेंट दी थी जब ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, हफीज़ की, अजहर अली की और मिसबाह उल हक की। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कहा था कि मिसबाह से भी आस्ता आस्ता सारे ओहदे ले लिए जाएंगे क्योंकि अजहर को तो फ़ौरन हटा दिया गया था कैप्टनसी से। आपने कहा था मुझे वर्ल्ड कप के अंदर हफीज़ नज़र नहीं आ रहा, मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। तो थोड़ा सा हमें भी बता दें कि क्या उसकी रीज़न थी। लेकिन अजहर टीम में भी बड़ी मुश्किल से बचा है। अगर उससे वो 90 वो 100 ना हो इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में 90 ना हो तो वो फंस गया था। अब तो खैर उसने 100 कर दिया। सो बात यार बड़ी सिंपल सी है कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाओगे और आप जो आपका बोर्ड की हायरार्की है उसको बाईपास करके जाओगे, तो हमारे यहाँ इतने दिल बड़े नहीं हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं और ना डिसीजन मेकर्स के हैं। तो इन्होंने खमियाजा तो भुगतना ही था। एंड राइटिंग वाज ऑन द वॉल। ये जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को रीइन्विगोरेट किया जाए। मकसद इनका बिल्कुल ठीक था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इस वक्त जो ऑब्वियसली आई बैक द कॉन्सेप्ट कि आपकी ये जो रीजनल टीम्स का कॉन्सेप्ट है और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो रीजनल दुनिया भर में कहीं डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होती। लेकिन हमारे थोड़े से डेमोग्राफिक डायनामिक्स भी फर्क है और हमारे जो है कमर्शियल डायनामिक्स भी फर्क है। हमारी मार्केट का साइज भी फर्क है और स्पॉन्सर्स के जो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी मुश्किल है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड में 6 टीमें हैं, बट वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ पे मबनी मुल्क है। और हमारी जो है 22 करोड़ को आपने केटर करना है, जहाँ पे 64,000 क्लब क्रिकेटर और 64,000 में से अगर आप 600 भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लो तो उनकी भी खपत नहीं होती इन 6 टीम्स में। जी ऐसे तो प्रोबेबली ये क्रिकेट बोर्ड का काम था कि पेट्रन को कहते कि जी डेफिनेटली वी हैव टू गेट टू रीजनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि दुनिया में होता है। एक मेरा ख्याल है इंडिया एक वाहिद जगह थी जहाँ पे एक वो उनकी वेस्टर्न रेलवे खेलती थी और वो भी आहिस्ता आहिस्ता वीड आउट हो गए। तो आपको ये देखना था। दूसरा, अगर आप पीएसएल की फ्रेंचाइज लेके आ सकते हो और उनको स्टेक्स दे सकते हो, तो फिर सेंट्रल कंट्रोल आपको फोरफीट करके और डेवोल्यूशन करनी चाहिए थी। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ क्रिकेट बोर्ड से कि आपने कहा 90 सिटी एसोसिएशन होंगे, ठीक है, क्या आपके पास 90 ग्राउंड है जो आपने बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली कि जी हर सिटी एसोसिएशन के पास एक ग्राउंड होना चाहिए? क्या 90 ग्राउंड्स हैं? एक जमाने में जनरल तौकीर ने बनाए तो थे, लेकिन अब उधर मेला मवेशियां लगा होता है और मवेशी बंदे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें दो चीजें की जा सकती थी। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा कि मैं एक और चीज ऐड करूं। अब मुझे बताओ, क्या अगर मैं 5 ऑफिस बेयरर भी रखूं पर एसोसिएशन, तो 9 5 45, तो क्या 450 क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स है टू एडमिनिस्टर क्रिकेट एट द सिटी लेवल? ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बातें नहीं लग रही। तो मुझे नहीं समझ आती कि जो आप 1.5 बिलियन साल का खर्च करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे, क्रिकेट बोर्ड, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हो? और अगर ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस किस चार्म में लेने आएंगी इन रीजन्स को? क्या क्वालिटी ब्रांड है? क्या इंडिविजुअल स्टार्स हैं आपके? सो आई थिंक ए लॉन्ग वे टू गो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छा, कीप इसमें आवर एक फिंगर्स लास्टली एक मुझे बताइए कि इसको हम जिस तरह हमारा ये पीएसएल चल रहा है, हम ये अपने रीजन क्रिकेट भी स्टार्ट कर देते, साथ इसको पैरेलल रखाते, दोनों को जब तक वो स्टैब्लिश ना होता कंटिन्यू करते, या हम 6 टीम को टीम्स बढ़ा देते, क्योंकि 192 का एम्बिट के अंदर आप लड़के लेके आए हो, आपका 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया, तो आप अपनी टीम्स को स्ट्रेच कर देते, 10 कर देते, 12 कर देते, एटलीस्ट ज़्यादा लड़के कवर हो जाते। तो दोनों मॉडल, मेरा ख्याल है दोनों में से कोई एक मॉडल भी सक्सेसफुल हो सकता था। डेफिनेटली मैंने आपसे वही बात की कि आप अगर 8 टीमें भी करते या 10 टीमें करते तो आपकी क्वालिटी कहीं नहीं जा रही थी, है ना। अच्छा, अभी भी जो प्रॉब्लम आएगा आपको, जो लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, अगर वो सिटी में भी रिप्रेजेंट करने आ जाएंगे तो ना क्लब क्रिकेट हो रही है, तो ये नीचे से यंगस्टर्स ने आना है, वो कहाँ पे आएंगे और उन्हें कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? अच्छा, फिर आपने जो पाकिस्तान सुपर लीग की बात की, आपका इतना बड़ा ब्रांड है इरफान, और वो बन गया ब्रांड ना, वो जब बन गया
तो टाइम था कि अब आपका 7वां साल शुरू होने जा रहा है, तो उसका जो जिसको आप फाइनेंशियल आउटले कहते हैं उसको बड़ा करना था आप। और आपने जो प्लेयर्स कैप हैं बड़ी करेंगे तो ए प्लस प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे ना। अभी तक ए प्लस प्लेयर्स नहीं आए पीएसएल खेलने जी जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के हैं। स्टीवन स्मिथ आएंगे तो मजा आएगा ना, डेविड जी वार्नर आएंगे तो मजा आएगा ना, जो रूट इयन मॉर्गन आएंगे तो मजा आएगा। जी तो अब जो प्रॉब्लम लग रहा है वो ये है कि आप हैरान होंगे कि जो पीएसएल 5 थे उसकी क्यूमुलेटिव जो रेटिंग थी ब्रॉडकास्ट की वो थी 8, और जो पर मैच कमर्शियल एयर टाइम था वो था 56 मिनट। जी। ठीक है। उसके बाद जो पीएसएल 6 का कराची लेग था, जो पाकिस्तान लेग था, उसमें आपकी रेटिंग ड्रॉप डाउन हुई 5। अच्छा। और उसके बाद जो आपका जो पर मिनट वो जो है पर मैच कमर्शियल एयर टाइम बढ़ा 57 मिनट्स, लेकिन वो इररेलेवेंट है, किसी वजह से मैं बोलता हूँ। ठीक। अब ये जो अबू धाबी की थी इसकी क्यूमुलेटिव रेटिंग हो गई 3। ओहो। और लोगों ने देखना छोड़ दिया, चाहे वो टाइमिंग्स की वजह थी, चाहे प्रॉब्लम थी, चाहे कोविड का इशू था। और 57 मिनट कमर्शियल एयर टाइम रहा। अब आपको मैं बताऊं, जो गलती हुई थी वो पीटीवी स्पोर्ट्स से भी हुई थी और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर से हुई थी। जब नजम सेठी साहब ये सस्ती सी लीग लेके आए थे, इनके राइट्स के आप ले लो, तो स्केप्टिसिज्म था कि ये हो नहीं पाएगी। ठीक। तो एक थर्ड पार्टी ने उठा लिया जो कि मीडिया हाउस था, और जिसके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और जिसके पास अपने स्पॉन्सर्स भी थे, अपने क्लाइंट्स भी थे। जी तो इसके कमर्शियल एयर टाइम तो उनको मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, राइट। जी। लेकिन रेटिंग्स गिर गई हैं। अब मुझे बताओ कि पहला अगर $8 मिलियन के 3 साल थे, दूसरे आपने $27 मिलियन के कर दिए, जिसकी वर्थ $15 से $16 मिलियन थी। इन रेटिंग्स के साथ जब ये बिड ओपन करेंगे या आरएफपी देंगे, तो कोई भी ब्रॉडकास्टर जो है वो रेटिंग्स लेके जाएगा, ऐसे ही। और वो 27 मिलियन नहीं देगा। तो बजाय कि ये प्रोग्रेस करते, वो नोज डाइव करके आपको नीचे आना पड़ेगा, जिससे फ्रेंचाइजी को भी प्रॉब्लम होगा। तो हमने तो पीएसएल को भी प्रोफेशनली रन नहीं किया, ठीक। और आपको पीएसएल का एक सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए था, और कोई ग्राहक किस्म का बंदा लेके आना चाहिए था। ग्राहक नहीं होते जो, जी। मतलब जो आसिफ टाइप लोग होते हैं, उसको ये रन करना चाहिए था, बजाय कि आप यंगस्टर्स को दे देते पीएसएल। सो ये बात है कि यस यू आर सो वेरी राइट कि अगर आप टेलीवाइज करें प्रॉपर तरीके से और कैलेंडर पूरा स्केड्यूल करें, इवन पीएसएल का कैलेंडर नहीं है, जी महीना पहले होश में आती हैं सारी फ्रेंचाइजेस। तो अगर साल के इवेंट्स, एंटेल्ड इवेंट्स हों, इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट की मार्केटिंग की जरूरत जी। है, ऑन ग्राउंड ब्रांडिंग की जरूरत है। उसके बाद टेलीवाइज करें आप मैचेस को, और फिर आप स्पॉन्सर्स के पास जाके कहें कि यार टाइटल स्पॉन्सर ले लो, यूनिफॉर्म ले लो, अपना किट ले लो, यू नो। तो डॉक्टर साहब उस वो तरह कैसे आप बढ़ाएं सारा तो कुछ 3 से होता 4 कि साल लगेंगे। 3-4 दिन तक तो स्पेकुलेशन ये होती रही कि पीएसएल होगा नहीं होगा, इवन दो जब चले भी गए उधर गए थे। और सेठी साहब का मैंने इंटरव्यू किया, ही सेड के सेकंड या थर्ड ईयर के लोग जाके मैनेजमेंट के जाके चीज़ें डील कर रहे थे, तो इसी तरह का आउटकम आना था। और ये मेरा ख्याल है कि रेटिंग के नीचे आने की सबसे बड़ा फैक्टर एक ये भी था। डॉक्टर नुमान यहाँ से गुफ्तगू जारी है, बट अभी कमर्शियल का टाइम हुआ जाता है, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन, और लेकिन बड़ा डिटेल्ड आपका आंसर चाहिए मुझे उसमें। मिसबाह उल हक हमने देखा कि टेस्ट के अंदर सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहा, नो डाउट अबाउट इट, बट 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जब वो इंडक्ट किए गए, उन्होंने पाकिस्तानी वाइट बॉल क्रिकेट की, मेरा ख्याल है कि उन्होंने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। क्रिकेट साइंटिफिक होती गई, टीमें 300 प्लस जाना शुरू हो गई, पाकिस्तान 240-50 की क्रिकेट, 90 की क्रिकेट में आ गया। हाईएस्ट स्कोर टोटल होता था मिसबाह उल हक का 60-70, पाकिस्तान 240-50 पे आउट होता था। सईद अजमल का बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल हो गया, या उमर गुल ने आउट कर दिए तो पाकिस्तान मैच जीत जाता था। अदरवाइज़ टीम 300 सवा 300 जा रही थी, हम उस पर खेलते थे और 10 में से 3 मैच हम जीते थे, तो और कहते थे हम ठीक चल रहे हैं। टेस्ट हम यूएई में खेल रहे थे और अब बड़े सक्सेसफुल तरीके से जीते जा रहे थे, और हमने कहा जी बड़े तगड़े 2 स्पिनर रखे थे हमने, हम जीत गए। अच्छा, फिर सरफराज आते हैं, सरफराज ने थोड़ा सा मिकी आर्थर के साथ मिलकर थोड़ा सा डायनेमिक्स को चेंज किया, हम अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ आए, 2 साल T20 में रहे। अब हम उसके बाद दोबारा अब बाबर आ गए, ठीक है। अब मैं मिसबाह के साथ रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे साथ अब दोबारा कोच की हैसियत है, क्या इनका कोच और ये 3 ओहदे बनना जस्टिफाइड था? और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी मेरा ले लें कि यूनुस खान आते हैं, यूनुस खान का भी कईयों का मानना ये था कि ये बर्डन जो बैटिंग में फ्लॉप हो रहा है, ये बर्डन उन पर डाला गया, और ये बर्डन शिफ्ट करना था किसी तरह से, जिस तरह चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दिया गया, भाई इस पर बर्डन ना आए, इसी तरह बैटिंग का भी दे दो, इन पे बात ना हो।
तो ये बताइए कि फिर चीफ सेलेक्टर का क्या रोल था, और फिर बाद में एज ए हेड कोच अब इनकी क्या गेम प्लानिंग है, और अब ये यूनुस खान का सडन छोड़ के भी चले जाना, क्योंकि मेरा ख्याल है इसका आंसर आप या राशिद भाई के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जितनी इंसाइट आप दोनों को पता है किसी को नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, ये क्या तनाज़ा इनका आपस में जन्म लिया और बोर्ड के साथ क्या कंटेम्प्रेरीज आई इनकी, जो ये फिर पीछे हट गए स्टेप बैक करके। इरफान, एक तो मुझे लगता है फास्ट बॉलर रहे हैं, आप बाउंसर बहुत अच्छे करते हैं। नहीं, मैं स्पिनर रहा हूँ सर। मुझे आप लड़वाएं सारों से। नहीं, स्पिनर रहा साथ हूँ मैं। में आपको हमें ना थोड़ा सा प्रैग्मेटिकली देखना पड़ेगा कि मिसबाह हक एक किस्म का सेवियर आया था जिस वक्त शाहिद अफरीदी ने छोड़ दिया था, और पाकिस्तान का 2010 में इंग्लैंड में डिजास्टर हो गया था, जी इंक्लूडिंग देयर कैप्टन सलमान बट। जी, ऐसे ही। और उस आपकी इमेज बिल्डिंग की जरूरत थी, आपकी रेक्टिफाई आपने करना था, आपका ब्रांड बिल्कुल खत्म हो गया था, एंड यू आर बीइंग कॉल्ड एज चीट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जी। तो मिसबा को कप्तानी मिली बाय डिफॉल्ट। हम्म। वो टाइम था जिस वक्त ठीक है कि 3-4 मरतबा यूनस कप्तानी छोड़ चुका हुआ था, बट यूनस को कप्तान होना चाहिए था, क्योंकि यूनस जो है वो बहुत स्ट्रांग माइंडेड आदमी है। जी और बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या होती है कि हमारी जो मैनेजमेंट्स रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो अपनी हैगमोनिक प्रेजेंस को खत्म नहीं करना चाहती, डिल्यूट नहीं करना चाहती। जी। वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे बिलीव करती है, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे बिलीव नहीं करती। तो ठीक। उसकी वजह से क्या हुआ कि मिसबा आइडियली कट था उनके लिए, कि थॉरो जेंटलमैन, एक हम्म। शरीफ आदमी। अब मिसबा की गेम यही थी और अप्रोच यही थी, एक। दूसरा, आप क्या कर रहे थे, आपने अपने बैट्समैन प्रोडक्ट जो क्रॉप था आपका, जो प्रोड्यूस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो मतलब मिस मैनेजमेंट की वजह से तबाह किया। कि घास वाली विकेटों पे जो 38-38 साल के बाबे हो गए हुए थे, वो पंजे लगा के और टीमें भुगता देते थे। ना आपको ओपनर मिले, और हिटिंग दूर की बात है, उधर तो सर्वाइवल होता था बैट्समैन का। ऐसे ही। ये तो आपको क्वालिटेटिवली स्टॉक नहीं मिल पाया टॉप क्लास बैट्समैन का। ठीक। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ मिस हैंडल भी किए, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आ गई, फिर हमने एडजस्टमेंट भी करने की कोशिश की। ठीक। तो अप्रोच जो कप्तान की थी, जो एक, मैं कहता हूँ कि ट्रेजेडी हुई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मिसबा ठीक है कि अपनी बड़ी क्लीन इंटेंट के साथ खेल रहा था, और आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि हम जो एक दिन के लिए नंबर 1 बने थे, वो बेस्ड ऑन स्पिनिंग पिचेस और यूएई में बने थे, इन आवर कंफर्ट जोन, नॉट आउटसाइड द कंफर्ट जी। जोन। तो वहां पे जो सबसे बड़ा डायलेमा हुआ, वो जो अप्रोच थी, जिसको मैं सेल्फिश अप्रोच कहता हूँ, जिसको जी। मैं एक्सेंट्रिक अप्रोच कहता हूँ, वो सीप डाउन हो गई यंग 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 लॉट में भी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, कि अपने 35-40 करो और अपनी जगह मुस्तहकम करो, और पाकिस्तान के डोर्स को नॉक करो, बजाय के रिस्क लो और टीम के लिए खेलो। तो ये एक कल्चर डेवलप हो। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चरली अपने आप को वेल इक्वेटेड नहीं रखा। दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे जा रही थी, बायोमैकेनिक्स और किनेजियोलॉजी और जी। स्पोर्ट्स एम्ब्रेला, हम डिप्लोमा डॉक्टर्स पे कनात करते रहे। उसके बाद बायोमैकेनिक्स की मशीन हमें चलानी नहीं आती थी, हम अफोर्ड नहीं कर पाए, हमने वो लम्स को दे दी। हम्म। ठीक है, हम ये समझते थे सिर्फ इलीगल एक्शंस के लिए है, हमें ये पता ही नहीं था कि वो शिफ्टिंग करने के लिए एमेच्योर और प्रो एथलीट्स में वो बॉडी बैलेंस डायनामिक्स बैट्समैन के लिए भी इतनी जरूरी है जितनी के बॉलर्स के लिए जरूरी है। अब हुआ क्या कि एक तो ये वजह थी, फिर हमने जो सिलेक्शन है वो हमने बिल्कुल विम्सिकल रखी हुई है पुराने जमाने में। आजकल वो नहीं होता जी अभी अख बड़ी अच्छी है मैं पिक कर लिया। हम्म। आजकल यू नीड लोड्स ऑफ थिंग्स। आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अभी ये जो मोहम्मद वसीम भी यूज कर रहा है, ये तो बहुत छोटा कंप्यूटर यूज कर रहा है कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। जी। बट इसमें तो आपके इंटरेस्ट बनेंगे कि उसकी मेंटल फिटनेस क्या है, उसकी फिजिकल फिटनेस क्या है, उसकी सिचुएशनल एडजस्टमेंट क्या है, उसकी एबिलिटी टू प्ले क्या है, स्किल क्या है, यू नो किस ऑपोजिशन के खिलाफ उसने किस नंबर पे क्या किया है, उसका माइंडसेट क्या है, जी। वो प्रेशर कैसे लेता है, ये सारी चीजें बन के और आप फिर केन विलियमसन बनाते हैं। आप एनी नहीं चल पड़ते। जी। अगलों ने वो जो ऑनरी निकल्स है उसको कैसा बैट्समैन बनाया, जी। ठीक है ना, वो व्हाइट बॉल का था और उसको कैसा उन्होंने रेड बॉल का बैट्समैन बनाया और कितना जबरदस्त बनाया। यूनुस के वाले से भी हम जानना चाहेंगे कि यूनुस का क्या इंसिडेंट हुआ और क्या रीज़न थी। यार यूनस मेरे ख्याल में तो 3-4 महीने ज्यादा गुजार गया। अच्छा। वो इस सिस्टम का बंदा ही नहीं। हम्म। और वो एक, मैं ये समझता हूँ कि वो हाई मैनेजरियल जॉब के लिए बना ही नहीं है इस हमारे सेटअप। ठीक। ठीक है, वो ना इंक्रोचमेंट पसंद करता है, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ क्लैरिटी ऑफ रोल्स उसे पसंद है, मेरा पसंद नहीं करता। ठीक है, वो थोड़ा सा फर्म आदमी है, और उसका शायद बोलने का अंदाज थोड़ा सा तल्ख होगा,
लेकिन उसकी इंटेंट जो है दैट इज टू डेवलप द स्टॉक। शान मसूद ग्रेटेस्ट एग्जांपल है। आज मैं एक आपको चीज बताता हूँ कि यूनुस खान कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मिसबाह हक को एज वाइस कैप्टन जाके उसने कोई एडवाइस की हो, ऐसे ही। बिकॉज यूनुस नेवर वेंट अलोंग विद मिसबाह हक। हम्म। ठीक है, दोनों जेंटलमैन थे। यूनुस का पर्सपेक्टिव 10,000 रन था टू सर्व पाकिस्तान क्रिकेट था, इसलिए वो खेल गया मिसबा के अंडर, वो वरना कभी ना खेलता उन सर्कमस्टांसेस में। ठीक बात। और वो यंगस्टर को करता रहा मेंटोर। तो अभी भी जो है क्रिकेट बोर्ड ने जो भी किया होगा, दे शुड हैव नोन कि यूनुस को अगर आपने लेना है या राशिद को, सपोज राशिद लतीफ को लेना है, तो फिर ये कोलैटरल और पैरेलल और लैटरल एडवाइजेस नहीं लेंगे, ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर साहब, क्या लेंगे। कोई तो ऐसी मेरे ख्याल कमिटमेंट थी से बोर्ड की तरफ से? अभी मैं आपको देता हूँ, ये हसन वाला एलिमेंट नहीं था नहीं कि नहीं, वो तो मीडिया में ठीक है, बहुत मैं हाइप मुझे हो पता गई। वो नहीं है, मैं ये मेरे कह रहा हूँ ख्याल कुछ कमिटमेंट का डेंटिस्ट मसला वाला था। कुछ डेंटिस्ट कमिटमेंट वाला की था गई थी पीसीबी कि की उसकी तरफ से, वो डेंटिस्ट। पूरी नहीं की गई। जी, कुछ क्या कमिटमेंट्स की कहते गई हैं? थी पीसीबी की तरफ से जो फुलफिल नहीं की गई यूनुस खान के साथ। नहीं यार, ये कमिटमेंट नहीं थी। यूनुस ने जो थोड़ा सा उसका दिमाग घूमा, वो इस वजह से घूमा कि यार आपने बताया नहीं कि क्वारंटीन कब करना है, ठीक है। कब हमें आना है। तो वो 3 दिन बाद में आना चाह रहा था। इन्होंने कहा जी, ये भी सही थे, इन्होंने कहा जी हमारी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ बात हुई हुई है और जिस तरह वी हैव टू अबाइड बाय दैट। हम्म। तो उस पर फिर यूनुस ने कहा मैं अवेलेबल नहीं। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज चले जाओ, उसने कहा नहीं मैं घर जाऊंगा। सो ही अच्छा। रिजाइन। ठीक तो है। ये हुआ और ही वॉज नॉट हैप्पी कि लड़के जो हैं वो टीम अनाउंस कर रहे। जब लड़के अनाउंस हो जाते थे टीम के, इसको पता नहीं था। अच्छा। फिर यूनुस को शायद कहीं से ये भी पता लगा कि बोर्ड का ये ख्याल था कि टीम लीक आउट हो रही है। सो इस तरह की चीजें थी। तो वो नो नॉनसेंस आदमी है यार, वेरी हाई ऑन इंटेग्रिटी। जी। और बड़ा मुश्किल आदमी है, वो बड़ा इमोशनल आदमी है। हम्म। और उसने, आप देख लो कि अपनी, उसको पता था अपने लिमिटेड टैलेंट का। वो लिमिटेड टैलेंट में उसने मैक्सिमाइजेशन करके वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन बना। जी ऐसे ही है। 14 और 10,000। तो वो मेहनती आदमी है। और वो आपको मैं बता दूं कि उसका अगर आप कॉफिन भी देखो तो उसमें सुई धागा भी आपको मिल जाएगा और हर चीज पिक एंड स्पैन मिलती है। जी ऐसे ही है। तो हमारा धागा का आवा बिगड़ा हुआ, तो इस सिस्टम में कैसे वो ढूंढ सकता था? ऐसे ही है। और नहीं, सो उनकी खिदमात बढ़ी है, पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर और T20 वर्ल्ड कप जिताया, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरा ख्याल है गुफ्तगू जितनी ज़बरदस्त मज़ेदार हो रही थी, शायद हम 2 घंटे भी करते रहे। और मेरा ख्याल है जिस तरह आपके साथ मुझे मज़ा आ रहा था बात करते हुए, मेरा ख्याल है टॉपिक ख़त्म ना होते। अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपको अगेन दोबारा दहमत ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। आपने डॉक्टर ऑलवेज नुमान न्याज की इरफान। खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।